हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक जीन जैक्स रूसो के बारे में। इससे पूर्व की क्लास में हमने रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के महत्व के बारे में बात करी थी। हमने ये देखा था कि रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है वो जनतंत्र का संदेशवाहक तो है ही, इसके साथ साथ उनका जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वो फ्रांस की क्रांति का प्रेरक और इसके साथ साथ वो राष्ट्रवाद का प्रेरक भी माना जाता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत में न केवल समाज का बल्कि व्यक्ति का हित भी निहित है। आज हम बात करेंगे रूसो के विधि और विधि निर्माता संबंधी विचार और राज्य और सरकार संबंधी विचारों के बारे में। विधि और विधि निर्माता संबंधी उनके विचार, इसमें ये कहा जा सकता है कि रूसो ने माना कि विधि के शासन की स्थापना जो है वो सामाजिक समझौते के माध्यम से जब राजनीतिक समाज की स्थापना होती है तो उस राजनीतिक समाज में किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के शासन की स्थापना नहीं होती, बल्कि इसमें विधि के शासन की स्थापना होती है। इसके साथ साथ रूसो ने यह भी माना कि विधि का अस्तित्व जो है वो राजनीतिक समाज में ही संभव है। उन्होंने हॉब्स और लोक की तरह किसी प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक नियमों का समर्थन नहीं किया। जिस प्रकार से हॉब्स और लोक ने माना था कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक नियम व्याप्त थे या प्राकृतिक नियमों की जो है पालना की जाती थी, और लोक ने यह भी कहा था कि प्राकृतिक नियमों का पालन करना ही जो है शासन व्यवस्था का कार्य है। इस संदर्भ में रूसो इस बात से समर्थ नहीं है। उन्होंने ये कहा कि विधि का अस्तित्व जो है वो प्राकृतिक अवस्था में कतई नहीं था। उस समय व्यक्ति जो है पशु तुल्य अपना जीवन व्यतीत करता था और उसके समक्ष कोई नियम कोई कानून नहीं थे। वो पूर्णतः स्वतंत्र होकर वो अपना जीवन व्यतीत करता था। उन्होंने ये माना कि विधि का अस्तित्व तो जो है सामाजिक समझौते के माध्यम से जब राजनीतिक समाज की स्थापना हुई तब जो है विधि के अस्तित्व की जो है बात आई या विधि का निर्माण हुआ और तब विधि का अस्तित्व सामने आया। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि सामान्य इच्छा द्वारा संवैधानिक विधियों का निर्माण होता है। अर्थात रूसो ने माना कि सामान्य इच्छा जो है उसके माध्यम से संवैधानिक विधियों का निर्माण होता है। अर्थात सामान्य इच्छा ऐसी होती है जिसका सभी व्यक्तियों के द्वारा पालन किया जाना आवश्यक होता है, और सामान्य इच्छा में सार्वजनिक हित निहित होता है। सामान्य इच्छा ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति का हित नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों का हित निहित होता है, और सामान्य इच्छा जो है वो आवश्यक रूप से जनहित में होती है और सभी व्यक्तियों द्वारा उसका पालन किया जाना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सामान्य इच्छा द्वारा संवैधानिक विधियों का निर्माण होता है। इस संदर्भ में रूसो का कहना है कि कोई भी राज्य वैध नहीं जब तक कि उस पर विधियों का शासन न हो, और इस प्रकार से शासित राज्य उसके शासन का रूप चाहे कुछ भी हो गणतंत्र ही है। अर्थात रूसो ने कहने का प्रयास किया कि कोई भी राज्य जब तक वैध नहीं होता, जब तक कि उस पर जो है विधियों का शासन नहीं हो, उसमें ऐसी विधियां नहीं हो जो कि जनसहमति के आधार पर बनाई गई हो, जिसमें कि जनता का हित निहित हो। और जब ऐसी विधियों के अनुसार शासन होता है जिसमें कि जनता का हित निहित होता है, जिसमें जनता की सहमति निहित होती है, तो वो शासन जो है वो गणतंत्र ही कहलाता है। गणराज्य की स्थापना के लिए रूसो ने विधि निर्माता की व्यवस्था भी की है। अर्थात उन्होंने माना कि विधि निर्माता जो है एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह या बहुत से व्यक्तियों के द्वारा भी जो है विधि निर्माण संबंधी कार्य किया जा सकता है, लेकिन विधि निर्माता को जो है ये ज्ञान होना चाहिए कि सभी का हित जो है किसमें निहित है, और विधि निर्माता जो है इतना आदर्श व्यक्ति होना चाहिए या इतना चरित्रवान व्यक्ति होना चाहिए कि वो विधि के माध्यम से सभी व्यक्तियों से जो है विधियों का पालन करवा सके, या ये कहा जा सकता है कि ऐसी विधि का वो निर्माण करे जिसमें सभी व्यक्तियों का हित निहित हो, सभी व्यक्तियों का चरित्र निर्माण हो सके और सभी व्यक्ति जो है उन विधि के अनुसार आचरण करके अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन कर सके और अपने अधिकारों का उपभोग भी कर सके। तो इस प्रकार रूसो ने कहने का प्रयास किया कि एक गणराज्य में विधि के निर्माता के रूप में एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह हो सकता है, या उससे भी अधिक बहुत से व्यक्ति भी जो है विधि निर्माता के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि विधि निर्माता जो है उसका कार्य ये होता है कि वो विधि के माध्यम से सभी व्यक्तियों को चरित्रवान बनाए,
सभी व्यक्तियों से नियमों का पालन करवाएं, सभी व्यक्तियों से जो है आदर्श, या ये कहा जा सकता है कि आदर्श नागरिक के कर्तव्यों का वो पालन करवाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि वो स्वयं भी चरित्रवान होना चाहिए, वो स्वयं भी जो है नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए, वो स्वयं भी जो है विधि के अनुसार आचरण करने वाला होना चाहिए। फिर ये कहा जा सकता है कि विधि निर्माता के लिए जनता की सहमति आवश्यक है। अर्थात रूसो ने माना कि सामाजिक समझौते के माध्यम से जिस राजनीतिक समाज की स्थापना होती है, उस राजनीतिक समाज में विधि निर्माता को जो है विधि निर्माण करने के लिए जन सहमति होना आवश्यक है। अर्थात विधियाँ ऐसी होनी चाहिए जिसमें जनता की सहमति आवश्यक हो, क्योंकि जब जन सहमति आवश्यक होगी उसमें किसी विधि में या किसी नियम में, तभी व्यक्ति जो है उस विधि का या उस नियम का पालन करेगा। क्योंकि जहाँ पर जन सहमति निहित होगी तभी माना जाएगा कि वही विधि जो है वो सभी के कल्याण के लिए जो है उपयोगी है, या सभी की कल्याणकारी है, या सार्वजनिक हित के लिए वो उपयोगी है। तो उन्होंने ये माना कि विधि निर्माता के साथ जो है जन सहमति होना आवश्यक है, क्योंकि जब जन सहमति प्राप्त होगी तभी विधि निर्माता को संप्रभुता प्राप्त होगी, तभी उसकी विधि को औचित्यपूर्णता प्राप्त होगी। फिर है कानून निर्माण में जनता के प्रत्यक्ष सहयोग का बहुत अधिक जोर दिया। अर्थात रूसो ने ये माना कि कानून निर्माण में जो है जनता का प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त होना चाहिए। अर्थात जन सहमति या जनता का सहयोग जो है वो कानून निर्माण में या विधि निर्माण में होना आवश्यक है। अन्यथा ये होगा कि हॉब्स के लेवियाथन की तरह वो जो कानून निर्माता जो है वो अपने हिसाब से या अपने इच्छानुसार कानून बनाकर निरंकुशतापूर्वक कार्य करेगा और जनता के अधिकारों को वो छीन लेगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि वो निरंकुश नहीं हो, शासनकर्ता या कानून निर्माण करता। इसके लिए आवश्यक है कि कानून निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष सहयोग होना चाहिए, जनता की सहमति होनी आवश्यक है। फिर है विधि निर्माता के पास किसी प्रकार की कार्यपालिका शक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात रूसो ने माना कि विधि निर्माता के पास किसी भी प्रकार की कार्यपालिका शक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो विधि का निर्माण करने वाला है वो उसको क्रियान्वित नहीं करे, क्योंकि उसका ये रूसो का ये मानना था कि यदि विधि निर्माता विधियों को क्रियान्वित भी करेगा तो वो उसमें जो है उसके आचरण में जो है पक्षपात आ जाएगा, या वो पक्षपात पूर्ण आचरण करके वो जो है किन्हीं व्यक्तियों पर सख्त विधि का जो है को लागू करेगा और किन्हीं व्यक्तियों के साथ रियायत बरतते हुए वो विधि की छूट उनको दे देगा या कानून की छूट उनको प्रदान कर देगा। तो इसलिए उन्होंने माना कि विधि निर्माता के पास कानूनों की क्रियान्विति का कार्य नहीं होना चाहिए, और जो व्यक्ति कानूनों की क्रियान्विति करे वो विधि निर्माण में सहयोग नहीं करे या वो विधि निर्माण का कार्य नहीं करे। इस संदर्भ में रूसो ने ये कहने का प्रयास किया कि इस तरह से विधि निर्माण का कार्य और कार्यपालिका शक्ति जब एक जगह एकत्रित हो जाती है तो निरंकुशता व्याप्त हो सकती है, उसमें जो है उसके आचरण में जो है मनमानी व्याप्त हो सकती है। ये कहा जा सकता है कि वो उनका आचरण जो है वो पक्षपातपूर्ण हो सकता है। इसलिए विधि निर्माता अलग होंगे और उनको क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति अलग होंगे। फिर हम देखेंगे राज्य और सरकार संबंधी रूसो के विचार, या राज्य और सरकार का स्वरूप रूसो के अनुसार। अर्थात ये कहा जाता है कि रूसो ने अपने जो ग्रंथ है सामाजिक समझौता, उसके अंतिम 2 प्रकरणों में जो है उन्होंने राज्य और सरकार के संबंधों की बात करी थी और उसमें उन्होंने राज्य और सरकार का विवेचन किया था। इस संदर्भ में सबसे पहली जो बात उन्होंने कही वो ये कही कि राज्य सामाजिक समझौते द्वारा उत्पन्न राजनीतिक व्यवस्था का नाम है। अर्थात उन्होंने माना कि राज्य जो है एक ऐसी व्यवस्था है जो सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, जो कि संप्रभुता को धारण करती है और सामान्य इच्छा को जो है वो उसको कार्य रूप देती है, या सामान्य इच्छा को जो है वो कार्य रूप में परिणित करके या सामान्य इच्छा को जो है वो लागू करने का कार्य करती है। दूसरी जो उन्होंने बात कही वो कही कि सरकार जनता द्वारा चुने हुए थोड़े से व्यक्तियों का समूह है। अर्थात उन्होंने सरकार के बारे में कहा कि सरकार जो है वो जनता के आदेशों का पालन करने वाला समूह मात्र होता है, या जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों का एक समूह मात्र होता है और वो जो है जनता के आदेशों का पालन करता है। संप्रभु जो है यहाँ पर जनता होती है और सरकार जो है वो जनता के आदेशों का पालन करने वाली संस्था मात्र होती है। या ये कहा जा सकता है कि सामान्य इच्छा को कार्य रूप देने या सामान्य इच्छा को जो है व्यवहार में लागू करने की जो बात होती है वो सरकार के द्वारा की जाती है। सरकार राज्य की अभिकर्ता मात्र होती है। अर्थात रूसो का ये मानना है कि सरकार जो है वो राज्य की अभिकर्ता मात्र है। अर्थात
जनता जो है वो संप्रभु होती है। जनता ये निर्धारित करती है कि सरकार का स्वरूप कौन सा है, उसके घटक कौन से हैं, उसकी कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो और इसके साथ साथ जनता जो है उसकी सामान्य इच्छा की पूर्ति करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस संदर्भ में मुख्य लक्ष्य क्या है कि सामान्य इच्छा की पूर्ति करना या सामान्य इच्छा को लागू करना। तो इस संदर्भ में सरकार जो है वो जनता की अभिकर्ता मात्र है, अर्थात उद्देश्य तो है सामान्य इच्छा को लागू करना, सामान्य इच्छा का पालन कराना, और सरकार जो है वो उसका साधन मात्र होती है। तो इस संदर्भ में रूसो ने माना कि सरकार जो है वो राज्य की अभिकर्ता मात्र है और राज्य में जो जनता जो है वो संप्रभु होती है। उसकी इच्छाओं का पालन करना या उसकी सामान्य इच्छा का पालन करना जो है वो मूल उद्देश्य होता है। सरकार का कार्य विधियों का निर्माण न होकर उन्हें लागू करना है, अर्थात रूसो ने माना कि सरकार का कार्य जो है वो विधियों का निर्माण नहीं होकर उनको सिर्फ लागू करना मात्र है। अर्थात सरकार जो है वो विधियों को क्रियान्वित करने का कार्य करेगी, अर्थात जैसे वर्तमान में कार्यपालिका जो कार्य करती है उसी संदर्भ में रूसो ने सरकार को नाम दिया। अर्थात सरकार का जो कार्य है वो सिर्फ कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधियों को लागू करने का कार्य है। विधियों का निर्माण जो है वो जनता के द्वारा किया जाएगा। जनता जो है वो संप्रभु है और उसके द्वारा जो है विधियों का निर्माण किया जाएगा। विधि निर्माण संप्रभु जनता के द्वारा किया जाता है। सरकार के 3 भेद पाए जाते हैं, अर्थात रूसो का ये मानना है कि सरकार के जो है 3 भेद पाए जाते हैं, अर्थात शासन की शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या के ऊपर निर्भर है कि सरकार का कौन सा रूप अवस्थित है। अर्थात उन्होंने माना कि जब शासन की बागडोर एक व्यक्ति के हाथों में होती है तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। जब शासन की बागडोर कुछ व्यक्तियों के हाथों में होती है तो वो कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था कहलाती है। परंतु जब सरकार की बागडोर बहुमत के हाथों में या बहुत से व्यक्तियों के हाथों में होती है तो वो जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। इसके साथ साथ उन्होंने शासन के एक और रूप की बात कही, उसको उन्होंने कहा कि वो शासन का मिश्रित स्वरूप भी होता है। अर्थात उन्होंने कहा कि समय समय पर जो है शासन के रूप बदलते रहते हैं, देश काल की परिस्थितियों के अनुसार जो है शासन के रूप बदलते रहते हैं, उद्देश्यों के अनुसार शासन के रूप बदलते रहते हैं, लक्ष्यों के अनुसार शासन के रूप बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कभी भी शासन का एक रूप जो है वो स्थायी नहीं होता या एक रूप शासन का सही नहीं होता। ये निर्भर करता है कि उस राज्य की परिस्थितियाँ क्या है, उस राज्य की जनता की क्या मांग है, इस आधार पर जो है शासन के विभिन्न रूपों की अवस्थिति होना वहाँ पर संभव हो पाता है और कौन सा रूप सही है ये जनता द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो सरकार का सर्वोत्तम रूप है। अर्थात रूसो ने माना कि यदि सरकार के सर्वोत्तम रूप के बारे में देखा जाए तो सरकार का सर्वोत्तम रूप वो होता है जिसमें जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण में भागीदारी निभाती है, नियमों के निर्माण में भागीदारी निभाती है और अपने संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं, अपने हितों से मतलब जनता के हितों से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को निर्माण में वो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी जब निभाती है तो वो जो है सरकार का सर्वोत्तम रूप होता है। लेकिन रूसो ये जानते थे कि ऐसा जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि राष्ट्र राज्यों की जनसंख्याएं बहुत अधिक बड़ी होती जा रही है। तो ऐसा जो था वो यूनान के छोटे छोटे नगर राज्यों में ही संभव था। वर्तमान में या ये कहा जा सकता है कि तत्कालीन समय में उनको भी ये लग गया था कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सरकारें जो है वो सर्वोत्तम तो रूप तो है ही, लेकिन उनको जो है वास्तविक रूप से उनका जो है संचालन नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यथार्थ में यदि सही कहा जाए तो सच्चा प्रजातंत्र ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। अर्थात उन्होंने ये माना कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या का एक जगह एकत्रित होकर निर्णय लेना या नियमों का निर्माण करना जो है संभव स्थितियाँ नहीं है। उन्होंने शासन के इस प्रकार के 3 रूप बताते हुए कहा कि इन शासन के तीनों रूपों राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र का उत्कृष्टतम या निकृष्टतम रूप जो है वो समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, परंतु उन्होंने प्रजातंत्र को जो है शासन का सही रूप माना। आगे देखते हैं। तो इस संदर्भ में ये उन्होंने माना कि वर्तमान समय में प्रतिनिधि शासन वाले देशों में जनसभाएं बुलाकर
बुलाने का वो सुझाव देते हैं, जिससे वह सामान्य इच्छा व्यक्त कर संप्रभुता का प्रदर्शन कर सके। इस प्रकार की जनसभाएं ही सरकार के हस्तक्षेप से जनता की प्रभुसत्ता की रक्षा कर सकती है। अर्थात उन्होंने ये सुझाव दिया कि वर्तमान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने निष्कर्ष ये कहा कि प्रतिनिधि प्रजातंत्र जो है उसमें ही समय समय पर जनसभाएं बुलाई जा सकती हैं और जनसभाएं जो है एकत्रित होकर जो है वो निर्णय ले सकती है और अपनी संप्रभुता का वो प्रदर्शन कर सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार के समक्ष जो है या सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करके जनता की प्रभुसत्ता को वो कायम रख सकती है, उसकी रक्षा कर सकती है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि रूसो ने जो है शासन के विभिन्न रूपों का वर्णन किया, लेकिन प्रजातंत्र को जो है उन्होंने शासन का सर्वोत्तम रूप माना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को उन्होंने शासन का सर्वोत्तम रूप माना, लेकिन उनको ये समझ में आ गया था कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रतिनिधि प्रजातंत्र में भी जो है जनसभाएं बुलाने का सुझाव दिया और जनता की प्रभुसत्ता को बनाए रखने का उन्होंने इस तरह से सुझाव दिया। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। अब मैं आपको एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।